समुद्र मंथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वर्नियर स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हमने देखा था कि 0.1 mm है। इससे अगर ज़्यादा प्रिसीजन आपको चाहिए तो इसके लिए जो डिवाइस चाहिए उसमें कुछ ना कुछ सर्कुलर स्केल का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। मतलब कि आप एक तरह से सोचिए कि एक स्क्रू है, एक स्क्रू है जिसको कि हम लोग यहाँ से पकड़ के घुमा सकते हैं। अगर इसको हम घुमाएंगे तो यह आगे बढ़ेगा और दूसरे साइड में घुमाएंगे तो यह पीछे आएगा। तो जो मेन आइडिया है वह यही है कि अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन कुछ कर दिया जाए तो एक कंप्लीट रोटेशन में यह जितना डिस्टेंस जाता है उस डिस्टेंस को जितना सर्कुलर स्केल पर डिवीजन किया हुआ है उतने पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले आप स्क्रू गेज में एक स्क्रू होता है। स्क्रू गेज 3 वेरिएंट में आता है। एक वेरिएंट होता है जिसमें कि सिर्फ यह सर्कुलर पार्ट होता है और यह फ्री नट के जैसा, फ्री स्क्रू के जैसा होता है। इसका पॉपुलरली इसको माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। माइक्रोमीटर। ठीक है, एक अरेंजमेंट आता है जिसमें कि सेम यही स्ट्रक्चर क्या है यह कि यह जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, इसको 3 लेग दे दिया गया ट्राइपॉड के जैसा। तो जनरली क्या करते हैं कि यह तो फ्री एंड है, तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जबकि आपको पता नहीं है कि आप जो मेजर करने जा रहे हैं वह कितना बड़ा हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप फ्री एंड का इस्तेमाल करते हैं। इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। अगर आपको किसी बेस पर रख करके, जैसे कि नॉर्मली यह ग्लास थिकनेस वगैरह का अगर आपको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए बेस को रख दिया और फिर इसको टाइट करते हैं ऊपर से, तो ऊपर या नीचे होता है। इसको स्फेरोमीटर से के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल सेम ही होने जा रहा है। सब चीज समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। पहले आप देखिए, आपको पूरा सेटिस्फैक्शन होगा। जनरली यह ग्लास थिकनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जनरली यह वायर एक्सटेंशन मेजर किया जाता है इससे। अगर कोई वायर लटक रहा है और उसमें कुछ हमने लोड लगा दिया तो थोड़ा बहुत वह तन जाता है, खिंच जाता है। तो कितना सा खींचेगा पता नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लोग जनरली माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ग्लास थिकनेस या फिर किसी चीज़ का थिकनेस आपको मेजर करना है, नॉर्मली ग्लास थिकनेस ही इस्तेमाल करते हैं। आपके एक्सपेरिमेंट में भी
मैं जब पढ़ता था तो उस समय होता था, आप देख लीजिएगा आपके एक्सपेरिमेंट में है कि नहीं। तो यह इसको स्फेरोमीटर बोलते हैं, इससे ग्लास थिकनेस यूजुअली मेजर करते हैं। और जो एक पॉपुलर डिवाइस है, तो इसी में क्या करते हैं कि बेसिक अरेंजमेंट यही है। तो क्या करते हैं कि इसमें हम लोग मतलब इस तरह के अरेंजमेंट बना देते हैं कि इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे तो इस फ्रेम के द्वारा यहाँ पर ये स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है, और यह इसी में आगे पीछे रोटेट होता है। जनरली इसमें हम लोग वायर का थिकनेस हुआ या फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट हुआ सिलेंड्रिकल, तो इसका थिकनेस जनरली वायर का डायमीटर मेजर करते हैं। जनरली जो क्वेश्चन मैंने किया है तो नॉर्मली यह मेजर करते हैं, और भी कुछ अगर आप फिट कर सकते हैं तो वह भी मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका नाम, जिसमें कि ये फ्रेम लगा दिया और उसमें ये आगे पीछे होगा, इसका नाम माइक्रो स्क्रू गेज है। मोस्ट पॉपुलर यही अरेंजमेंट है। लेकिन मैंने देखा है समटाइम्स वो लोग ग्लास थिकनेस का बात करते हैं तो वहाँ पर स्फेरोमीटर का वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा आपके क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोला नहीं जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानिए, और वायर एक्सटेंशन के लिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि एक बार जो यह रोटेट होगा, एक बार रोटेट होगा तो यह कुछ आगे जाएगा। जितना आगे जाएगा उसको पिच बोलते हैं। पिछले क्लास से भी हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो। पिच क्या होता है? आप एक स्क्रू ले लीजिए और उसमें मैं पिच बता रहा हूं, तो आप स्क्रू ले लीजिए और उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा करके एक 360 डिग्री रोटेट कीजिए, तो उसका जो थ्रेडिंग किया हुआ है ना, एक थ्रेड वो आगे बढ़ जाएगा। जो इस तरह से हेलिकल थ्रेडिंग किया हुआ रहता है, जो मैंने यहां पर दिखाया है, तो एक दो थ्रेडिंग के बीच का जो डिस्टेंस है उतना सा वो आगे बढ़ जाता है जब एक स्क्रू ड्राइवर से एक बार कंप्लीट 360 घुमाएंगे। जितना हॉरिजेंटली आगे बढ़ता है उसको पिच बोलते हैं। यह चीज आपको पता भी होना चाहिए, पहले से भी शायद पता होगा, नहीं पता है तो आप सिर्फ ये पिच नाम लिख लीजिए, स्क्रू ड्राइवर को इमेजिन कीजिए, आपको याद आ जाएगा। बुक में शायद आपको नहीं मिलेगा, आप चैट जीपीटी वगैरह में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। पिच समझ में आ गया? पिच समझ में आ गया। अब सर्कुलर स्केल जो है, इस पर हमारे पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि हमने 100 डिवीजन किया हुआ है, अगर सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन है तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन, इस केस में अगर इसको देख करके हमने एक ही बार टर्न किया, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट 360 तो तब होगा जबकि कंप्लीट 100 डिवीजन, कंप्लीट 1 रोटेशन इसको हम लोग टर्न करेंगे, या इसको टर्न करेंगे, या इसको टर्न करेंगे। हमने बस देख करके, उसमें हंड्रेड्स ऑफ मार्किंग्स है, एक ही टर्न किया, कितना आगे बढ़ा होगा? तो कंप्लीट रोटेशन दैट इज 100 डिवीजन अगर हम लोग टर्न करते हैं तो एक पिच आगे बढ़ता है। तो एक डिवीजन में एक पिच का 100th पोर्शन आगे बढ़ेगा। यह पार्ट आपका लीस्ट काउंट
मशीन का होता है लीस्ट काउंट। सिर्फ एलसी लिख देता हूं, पिछले क्लास में बहुत लीस्ट काउंट मैंने लिखा है, समझ में आ गया। तो लीस्ट काउंट जो मिनिमम मेजरमेंट आप डिवाइस से कर सकते हैं वह है एक पिच कितना है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना जाता है जिसको कि पिच कहते हैं, और सर्कुलर स्केल डिवीजन एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना सर्कुलर स्केल डिवीजन बना हुआ है। तो समझने वाली बात है, एक डिवीजन बढ़ाएंगे, टोटल डिवीजन अगर एक पिच से आगे बढ़ता है तो एक डिवीजन एक पिच लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन हो जाएगा। 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पिच समझ में आ रहा है, लीस्ट काउंट समझ में आ रहा है। लीस्ट काउंट कैसे वन सर्कुलर डिवीजन लीस्ट काउंट हो रहा है समझ में आ रहा है वो चीज आपको। तो इस क्लास में आपको इतना सा समझने से ज़्यादातर चीज़ आपका हो जाता है। हम लोग इमेज के साथ देखेंगे और एक जीरो एरर तो समझना ही है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, तो स्क्रू गेज अभी मैंने आपको बोर्ड पर बना करके दिखाया था, लेकिन आप स्क्रू गेज को अच्छे से देखिए, यह बहुत बार आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आसान डिवाइस है लेकिन सीखिए। टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, टोटल 6 पार्ट है, ठीक है। एक फ्रेम को मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन इसको भी 6 पार्ट आप बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे, सबसे इधर में जो है ये पकड़ के हम लोग रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं जरा सा वो अभी देख लेंगे। दिख रहा है आपको? इसको पकड़ के हम लोग रोटेट करते हैं। ये जो कर्सर हमने यहां पर रखा हुआ है, समझ में आ गया ये डिवाइस में रोटेशन कहां से होता है। तो इसको जो पकड़ के हम लोग रोटेट करते हैं, जनरली रोटेट जो एडवाइज्ड है वह है कि आप इस पोर्शन से कीजिए। यह जो पोर्शन है, यह जो कर्सर है हमारा, इस पोर्शन को रैचेट बोला जाता है। क्या होता है ये देखिए, अगर आप रैचेट को पकड़ के आप रोटेट कीजिएगा तो जब देखिए यहां से भी हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट हो रहा है। तो जब आप टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे, तो जब फाइनली ये एंड पर पहुंच जाएगा तो वहां के बाद आप रोटेट भी करेंगे तो यह एक्स्ट्रा टाइट नहीं होगा, कर 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 करके आवाज करने लगता है ये, ठीक है। समझ में आया? तो क्यों रैचेट पकड़ के टाइट करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप इतना ज्यादा टाइट कर देंगे कि बाद में हो सकता है कि वह ढीला हो जाए। तो डिवाइस हमारा वेयर एंड टेयर ना हो जाए, उसके लिए घुमाने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म रैचेट दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में रैचेट के कि रैचेट लिमिट्स टाइटनिंग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैंने दिखाया कि इसको पकड़ के रोटेट हम लोग कर सकते हैं। जल्दी जल्दी में करना हो तो आप इसको भी पकड़ के टाइटन कर सकते हैं, लेकिन जब आप नज़दीक आइए तो आप रैचेट से करने का कोशिश कीजिए, अदरवाइज एडिशनल टाइटनिंग होगा, फिर जीरो एरर आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाएगा। चलिए, सेकंड पार्ट जो है उसका नाम है सर्कुलर स्केल, नहीं उसका नाम है थिम्बल। ये मैंने इसको डबल क्या बोलते हैं इसको कोट किया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है थिम्बल। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं कि थंब से पकड़ के जिसको रोटेट करेंगे आप जैसे याद रखिए, इसको थिम्बल बोला जाता है। इसको रैचेट से रोटेट कीजिए या थिम्बल से रोटेट कीजिए, बात बराबर है। इसी थिम्बल पर देखिए, इसी थिम्बल पर सर्कुलर स्केल लगा हुआ है। ये जो रोटेटरी पार्ट है ये इसी पर फंसा हुआ है।
ठीक है। यह जो रोटेटरी पार्ट है यह इसी थिम्बल पर, ये रोटेटरी ये सर्कुलर स्केल इसी पर लगा हुआ है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि सर्कुलर स्केल इज ऑन थिम्बल विच इज रोटेटरी इन नेचर। अब मैंने एक इंग्लिश का शब्द लिख दिया है एच्ड। एच्ड मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मेटल का बना हुआ है तो उसी मेटल पर हमने कुरेद दिया है, कुरेद करके उस पर हमने सर्कुलर स्केल डिवीजन बनाया हुआ है। अगर आप देखें इस इमेज में, क्या आप बता सकते हैं कि सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है? देखिए मैं करके दिखाता हूं, समझिए। ये तो मुझे 0 दिख रहा है, जीरो के उस साइड में 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और इसके पीछे में यहाँ 45 दिख रहा है, मतलब कि 46 47 48 49 यहाँ पर 50। टोटल सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन, मतलब इधर से लेकर के पूरा रोटेट करके फिर ये वापस से आकर के 45 से लास्ट का दिख रहा है। तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 50 डिवीजन है। ठीक है, दिख रहा है? ओके। अब जब मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूं तो क्या ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, क्या यह मूव हो रहा है? नहीं मूव हो रहा है। इसके ऊपर पर हम लोग कवर या अनकवर कर रहे हैं, लेकिन यह मूव नहीं हो रहा है। मूव क्या हो रहा है? ये छोटा सा एक तो रॉड जैसा है जो कि आगे पीछे होता है जब मैं इसको इस तरह से करता हूं, है ना? तो मतलब कि ये जो रॉड होगा ना शायद इसके अंदर में है। तो ये जो शर्ट होता है उसको इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्लीव बोलते हैं, है ना? कवर किया हुआ रहता है। या फिर तोप जो होता है उसका जो बाहर का सिलेंडर होता है जिसमें कि छेद होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरल बोलते हैं। इसलिए इस पार्ट का नाम, यह स्टेशनरी पार्ट है, इस पार्ट का नाम बैरल या स्लीव होता है। यह स्टेशनरी रहता है और इसी पर मेन स्केल एच्ड होता है। मेन स्केल खराद करके कुरेद करके लिखा हुआ रहता है। ये देखिए, ये मेन स्केल है, ज्यादा डिस्टेंस पर है, और यह सर्कुलर स्केल है, छोटे छोटे डिस्टेंस पर है। जैसे कि वर्नियर स्केल का काम होता था वहां पर फाइन एडजस्टमेंट, तो उसी प्रकार से यहां पर सर्कुलर स्केल जो कि थिम्बल पर होता है उसका काम फाइन एडजस्टमेंट होता है। मेन स्केल जो कि स्टेशनरी होता है, वह जिस सिलिंड्रिकल पार्ट पर होता है उसको बैरल या फिर स्लीव कहते हैं। यह स्टेशनरी रहता है। यह डिवीजन थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, वह आपको दिया हुआ रहेगा। नॉर्मली 1 mm 0.5 mm के हिसाब से रहता है। चलिए अब देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। यह पार्ट क्या है? देखिए, यह एक स्पिन कर रहा है। जो एक्सिस होता है ना, नॉर्मली एक्सिस जिस पर की रोटेट करता है कोई चीज, उसको स्पिंडल बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। स्टैंडर्ड टर्म में इसको यह जो सिलिंड्रिकल पार्ट एक्सिस के जैसा है, इसको स्पिंडल कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा भी नहीं, आराम से समझिए। अब इसके बाद देख रहे हैं कि यह एक स्टेशनरी पोर्शन है जिस पर कि अगर मैं कसते जाऊं, पता नहीं कितना छोटा सा मेजरमेंट करने के लिए मुझे दिया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसको मैं यहां रख दूं, तो अगर आप इसको यहां रखिएगा तो यह पूरा टाइट नहीं हुआ है, तो रैचेट से टाइट करते करते अगर मैंने पूरा टाइट कर दिया तो अब ये कर करके आवाज करेगा, लेकिन इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाएगा, डेंट नहीं बना देगा। मशीन हमारा 0 एरर डेवलप नहीं कर लेगा। ठीक है, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। तो या यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ रीडिंग करते हैं, वह मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा।
समझ में आ रहा है? तो इसको आप किसके बीच में रख रहे हैं, किस दो पार्ट के बीच में रख रहे हैं? एक तो यह पोर्शन है और एक यह तो स्पिंडल है लिखा हुआ है। यह जो फिक्स पोर्शन है जिसके लिए कि यह आपको एक फ्रेम के जैसा बना हुआ है, तो यह जो फिक्स पोर्शन है, इस पोर्शन का क्या नाम है? इस पोर्शन का नाम होता है एनविल। एनविल क्या होता है? देखिए, वो जो मोची के दुकान में, कॉबलर के दुकान में जूते को उल्टा करके फिर उसको पीटने के लिए, मतलब इस तरह का एक सोल के जैसा बना रहता है, उल्टा करके रहता है, उसी में चप्पल को, या फिर चप्पल तो नहीं होता है, शूज़ को घुसा करके फिर उसमें कांटी वगैरह ठोकते हैं। अगर रिपेयर करने आप लोग गए होंगे, जो लोग बहुत अमीर हैं वो नहीं गए होंगे, जो लोग मिलेनियल्स हैं वो तो बहुत ही बार गए हैं, जेनजी शायद बहुत कम ही गए होंगे। तो भी आप कोबलर का दुकान, मोची का दुकान देखते हैं, तो वहाँ पर उसको पीटने का काम होता है। दूसरा जो फर्नेस का काम होता है, वहाँ पर भी हॉट रॉड को पीटा जाता है, पीट करके कुछ शेप बना लिया, कोई टूल्स बना लिया। तो जिस चीज़ पर रख करके पीटते हैं उसको एनविल बोलते हैं। एनविल एक ठोस सपोर्ट होता है, तो यहाँ पर भी यह जो पार्ट है इसको एनविल बोलते हैं। अब इसके बाद यह जो आपको बैगनी कलर का दिख रहा है, यह जो आपको बैगनी कलर का दिख रहा है, जो कि डिसाइड करता है कि कितना इसके बीच में गैप है, जिससे कि यह डिसाइड होता है कि आप कितने लेंथ तक के, कितने विड्थ तक को मेजर कर सकते हैं। इस फ्रेम को क्या नाम देंगे आप? ABCDEFG में क्या नाम देंगे इसको? बताइए। जो नाम देंगे वही नाम है इसका। इसको या तो सी फ्रेम बोलते हैं, या फिर अगर आप इसको इस ओरिएंटेशन में देखिएगा तो यह यू जैसा लगता है, तो इसको सी फ्रेम, ज़्यादातर इसको सी फ्रेम बोला जाता है, लेकिन मैंने इसको एग्जाम में यू फ्रेम्स के नाम से भी देखा है। आपके IIT के एग्जाम में, मेंस में, एडवांस में, दोनों में पूछा जाता है। तो इसको सी फ्रेम या फिर यू फ्रेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह लिमिट करता है कि आप कितना मेजरमेंट इससे कर सकते हैं। तो ऑल पार्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब मेजर करने के लिए हम लोग एक्चुअल मेजर भी करेंगे। ठीक है, आसान ही है, एक ही करेंगे, मेजर हो जाएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के मेजर करेंगे। तो मान लीजिए कि यह छोटा सा सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है, इसका हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं। कैसे करेंगे? पहले इसको मैं हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। देखिए, नॉर्मली जब हम लोग कुछ भी मेजर नहीं करते हैं तो यह स्पिंडल जो है एनविल से टच किया हुआ रहता है। ठीक है, तो मेजरमेंट करने का दिशा क्या है? खोलने की दिशा। करेक्ट, मेजरमेंट करने का दिशा खोलने का दिशा है। इसीलिए मार्किंग अगर आप देखेंगे तो जीरो के ऊपर इधर किया हुआ, क्योंकि हम लोग रोटेट नीचे की डायरेक्शन में करेंगे। तो मेजरमेंट की दिशा खोलने की दिशा है। अब इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? इतना सा खोलेंगे कि यह फिट बैठ जाए। तो सॉफ्टवेयर में तो डायरेक्टली यह फिट हो जा रहा है, लेकिन आप भी अगर रखिएगा तो क्या कीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसको खोल दिया और फिर आप रैचेट से इसको कसने का कोशिश करेंगे। जब ये इसमें एग्जैक्टली फिट आ जाएगा तो फिर आप मेजर करने के लिए चाहेंगे। अगेन यहाँ पर भी जो मेजर हो रहा है, हम लोग इसके खुले हुए पोर्शन को मेजर कर रहे हैं। मतलब कि जब यह डिवाइस यूज में नहीं होगा तो यह सिंपली रखा हुआ, दोनों स्पिंडल और एनविल सटा हुआ रहेगा, जो कि छोटा साइज में रहेगा। हमने इसके बीच में वायर का थिकनेस हो, सिलेंडर को घुमा करके रखना हो, कैसा भी करना हो, हम लोग इसके बीच में इसको टाइट करके रख लेंगे। अब देखिए मेन स्केल का डिवीजन कितना है। तो देखिए यह डिवीजन आपको दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। यह जो गैप है कितना पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 डिवीजन है मैन स्केल पर, और 10 डिवीजन में 0 से 5 तक आ रहा है, तो फिर मैन स्केल डिवीजन कितना हुआ? अगर 10 मैन स्केल डिवीजन अभी हमने जस्ट देखा कि इक्वल है 5 सेंटीमीटर था वहां पर, है ना, 5 सेंटीमीटर था। तो 1 मैन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, या 5 mm है, 5 mm है। हम लोग ऐसा डिवाइस नहीं बनाएंगे जो कि वर्नियर स्केल से लेस प्रिसाइज हो, ज्यादा प्रिसीजन की ओर जाना है। तो मैन स्केल डिवीजन, जब वहां पर मैन स्केल डिवीजन 1 mm का था, तो यहां पर तो उससे छोटा ही होगा, है ना। तो 1 मैन स्केल डिवीजन 0.5 mm का हुआ। वैसे अगर आप बोलेंगे कि सर क्या ऐसा हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं डिजाइन, लेकिन फिर वर्नियर स्केल इस्तेमाल कर लेते। प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आईआईटी के एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप बेसिक से समझिए, ठीक है। दूसरा देखिए आप कि यह जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है, 0 यहां पर है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं, हाँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी मैंने बोला था कि यह 0 है, 0 1 2 3 4 5, इधर से 45 आया, 46 47 48 49 50। टोटल कितना डिवीजन है इसमें? 50 डिवीजन है। तो हमने देखा कि जो रोटेटरी पार्ट है, जिसको थिम्बल बोलते हैं, उस पर जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है, उसमें टोटल मार्किंग कितना किया हुआ है? 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 पिच लेंथ, ठीक है, बाय डेफिनेशन यही है। और 1 पिच इज इक्वल टू, अब हम लोग जरा देख लें, मुझे भी नहीं मालूम, देखना होगा, रोटेट करके देखना होगा। तो अभी तो 0 है, मैं इसको टर्न किसी भी साइड में करता हूं। अभी नहीं, ऐसा करके हम लोग नहीं कर सकेंगे। किसी एक 5 या 0 पर ले लेंगे तो आसान होगा करना। पूरा बंद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो 0 पर है। अगर मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन खोलूं, एक कंप्लीट रोटेशन, ये खुल गया, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन खोला तो हम लोग देख रहे हैं कि यह 1 मैन स्केल डिवीजन स्लाइड कर रहा है। अच्छा, आपको इमेज नहीं दिखा ना? आपको इमेज नहीं दिखा, आप इमेज देखिए, आपने इमेज नहीं देख सके। तो यहां पर 0 पर हमने टाइट कर दिया था, और अभी 0 से 0 मिला हुआ है। अब मैं इसको एक बार खोलने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल में, चलिए ठीक है, आ गया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक मैन स्केल डिवीजन यह आगे बढ़ा है। अगर एक मैन स्केल डिवीजन आगे बढ़ा है तो 1 पिच लेंथ इज 1 मैन स्केल डिवीजन। हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपके आईआईटी के एग्जाम में ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी 2 मैन स्केल डिवीजन भी हो सकता है, लेकिन 1 पिच टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 पिच, ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है।
एक बार स्क्रू घुमाएंगे, बताया था ना मैंने। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/50 मेन स्केल डिवीजन, एंड मेन स्केल डिवीजन है 0.5 mm। क्लियर है? यहां से 1 MSD का वैल्यू लिख दिया, ये 50 वहां कर दिया, तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन जिसको कि लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, यह मुझे पता चल गया। कितना पता चल गया? 0. देख लीजिए, 5 होता तो 0.1 होता, एक 0 भी है तो 0.01 mm। नॉर्मली वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वह 0.1 mm होता था। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लीस्ट काउंट है उससे भी 10 गुना कम है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 10 गुना ही कम होगा, लेकिन वर्नियर स्केल से ज़्यादा फाइनर मेजरमेंट, ज़्यादा फाइनर प्रिसीजन के साथ में मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए तो नया डिवाइस बनाया, नहीं तो क्यों बनाएंगे डिवाइस। दूसरा, लिस्ट काउंट पता चल गया। दूसरा एक चीज और, वर्नियर स्केल में यह मैटर करता था कि मेन स्केल डिवीजन फाइनर है या फिर वर्नियर स्केल डिवीजन फाइनर है, और उस पर डिपेंड करता था कि गैप टू द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल क्रिएट हो रहा है या फिर टू द राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर कैलकुलेट हो रहा है। ऑलवेज हमें डिस्टेंस चाहिए होता था टू द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। उसके लिए समटाइम्स 1 मेन स्केल डिवीजन में डिफरेंस भी लेना पड़ता था। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट वर्नियर स्केल डिवीजन ब्रॉडर है तो गैप राइट साइड में क्रिएट होता था, मुझे चाहिए लेफ्ट साइड का, तो टोटल में राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करते थे और लेफ्ट साइड का मिलता था। अगर आपने नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं। यहां पर ऐसा फाइनर डिवीजन और ब्रॉडर डिवीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये गिवन है, ये ऑलवेज ट्रू होगा आपका कि 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन विल बी ऑलवेज lesser than and much lesser than 1 मेन स्केल डिवीजन। ऐसा ऑलवेज ही होता है, इसमें ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर राइट साइड और लेफ्ट साइड का दिक्कत आपको आएगा ही नहीं। एक तो वैसा सिचुएशन ही नहीं आएगा कि ब्रॉडर और फाइनर, इसमें ऑलवेज जो है, जो सर्कुलर स्केल डिवीजन का मेजरमेंट है उसको ट्रीट एक ही तरीके से करते हैं। जो मेजरमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, एक बार फिर से डायग्राम में देखेंगे। एक ही लाइन का है, देखिए। अब हम लोग यहां पर, मुझे मत देखिए, आप देखिए कि यह जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहां रखा और इस रैचेट से उसको अच्छे से टाइट कर लिया। अब इसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग देखेंगे मेजरमेंट कितना होगा, लिखेंगे। आपको इसी स्क्रीन पर दिख जाए ऐसा मैं कोशिश करूंगा। तो मेजरमेंट जो है इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, जैसे कि वहां भी होता था, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस और माइनस जीरो एरर। जीरो एरर मैं आपको अभी मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैं आप यहां पर जीरो एरर मैं लूंगा ही नहीं। लेकिन जो फॉर्मूला आपने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था वही फॉर्मूला यहां पर भी होता है। तो मेन स्केल रीडिंग मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, अगर आप बता सकते हैं तो। कहां तक खुला हुआ है? ये 5 mm हो गया। उसके बाद 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। 3 डिवीजन तो खुला हुआ है और चौथा डिवीजन भी मुझे थोड़ा सा तो दिख रहा है, चौथा डिवीजन भी दिख रहा है। उसके बाद में तो 4 डिवीजन, मतलब कि
ये तो ये तो गिवन है कि 5 mm है, और एक मेन स्केल डिवीजन देखिए 4 आया था। हाँ, तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया? 5 mm तो है ही, प्लस वो जो 4 डिवीजन आ रहा है, तो 4 मेन स्केल डिवीजन है, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन दैट इज 0.5, या डायरेक्टली भी आप 7 लिख सकते हैं, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब सर्कुलर स्केल डिवीजन भी जरा देख लेते हैं कहां पर है। तो मैं जैसा देख पा रहा हूं, आप शायद नहीं देख पाएंगे क्योंकि फाइनर है। नहीं, आप रीड तो कर ही सकते हैं। तो यहां पर 0 है सर्कुलर स्केल डिवीजन का, और इसको हमने खोला होगा, है ना, हमने खोला होगा। तो मुझे दिख रहा है 5 6 मेन स्केल, या जो फिक्स मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल लाइन है, इस लाइन से सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? ये 5th है, और इसके बाद वाला कोइंसाइड कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है, तो 6th लाइन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है, रिवाइंड करके देख लीजिए, तो 6th लाइन कर रहा है। अब 6 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो 6 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 0.01। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, आसान है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। प्लस माइनस 0 एरर भी मुझे देखना होगा, तो 0 एरर के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हटा लेंगे, ऑब्जेक्ट को हटा करके ये रैचेट को पकड़ के स्पिंडल एनविल से सट जाना चाहिए। सट गया। अब ये मेन स्केल का रेफरेंस लाइन है, और यह 0 सर्कुलर स्केल का है। क्या दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, या फिर कोइंसाइड नहीं कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो फिर आपका 0 एरर कुछ है ही नहीं। तो मैंने इसी प्रकार से लिया है कि 0 एरर अभी ना हो। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल लेंगे, यह क्लास आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन सारा ही कर सकते हैं। फिर आपका तो एनसीईआरटी में सारा कर सकते हैं, एचसी वर्मा में भी वैसे तो यह सब दिया हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी आप सारा ही, हाँ, वेक्टर बचा हुआ है, वहाँ पर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बचा हुआ है। ठीक है, तो 0 एरर कुछ है नहीं, तो आंसर कितना हो गया? 5 + 2 7 और 0.06 कितना हो गया? 0. ठीक है, 0.76 mm। अब इस मेजरमेंट को, यह तो मीन मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितना है? किसी भी मेजरमेंट में अगर सिंगल मेजरमेंट किया गया है तो उसमें अनसर्टेनिटी कितना होता है? एक लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट कितना है? 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01 mm। तो इसको जो एक्सप्रेस करेंगे हम विथ सर्टेनिटी, जो एक्सप्रेस करेंगे, देखिए यह जो 0 एरर है ना, यह प्लस माइनस पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर के लिए है। यह अनसर्टेनिटी शो नहीं करता है। अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होता है जब आप सिंगल मेजरमेंट करते हैं। अगर मल्टीपल मेजरमेंट आप करेंगे तो आपको ए मीन और डेल्टा, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, दोनों निकालना पड़ेगा। उससे जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर है, और वहां से डिसाइड होता है, अनसर्टेनिटी डिसाइड करता है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर आपने एक ही मेजरमेंट किया है तो अनसर्टेनिटी कितने के बराबर होगा?
एक लीस्ट काउंट के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01। इस मेजरमेंट के किस डिजिट को यह 0.01 अनसर्टन बना रहा है? देखिए ये 1 कहां पर फिट आ रहा है? ये 6 पर। तो डाउटफुल डिजिट आपका कौन सा है? 6। सिग्निफिकेंट, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है? 2। ये 0 लेंगे हम? नहीं लेंगे। भूल जाएंगे तो सर कैसे करेंगे? आप मान लीजिए ये mm को मैं माइक्रोमीटर में कर दूंगा, तो ये 0 कहीं पर आएगा क्या? मैं ऐसे याद रखता हूं, नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कौन रूल्स याद रख सकेगा? या लोग रखते हैं, मुझे याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, बहुत कम चीज याद रहता है। तो मैं लॉजिक समझता हूं कि कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, आप भी इस प्रकार से कीजिए। जीवन में 20 साल बाद भी आप चीजों को याद ला सकते हैं, समझ करके कीजिए। तो आप भी मेरे तरह बन जाएंगे मेरे क्लास में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करेंगे, आराम आराम से किया है मैंने। इसमें मैं 0 एरर डालना चाहता हूं, जिसमें कि 0 एरर भी होगा, और आपको हमेशा 0 एरर जरूर चेक करना चाहिए कि है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप इस यहां पर हम लोग मेजरमेंट करेंगे। मुझे पता है कि इसमें 0 एरर है, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा मेजरमेंट शुरू करने से पहले या बाद में आपको ये स्पिंडल और एनविल दोनों को मिला करके देख लेना है। जब ये क्लिक हुआ तो आपको देखना है कि आप जरा देखिए इसको कि ये तो 0 यहां पर आ रहा है, यहां पर ये 0 आ रहा है, लेकिन जब ये एग्जैक्टली वहां पे क्लिक कर रहा है तो यह जो सर्कुलर स्केल है मेन स्केल को के 0 को ढकते हुए उसके पीछे चला गया। मेजरमेंट का दिशा किधर होता है? मेजरमेंट का दिशा खोलने का दिशा होता है। मुझे यह एक्स्ट्रा खोलना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा खोलना पड़ेगा, मतलब कि इतना सा हमेशा मैं कम मेजरमेंट करूंगा, इसलिए इसको नेगेटिव 0 एरर बोलते हैं। दूसरे तरीके से आप समझिए कि जब यह थिम्बल खुला हुआ है तो यह मेन स्केल के 0 के बियॉन्ड अगर जा रहा है तो नेगेटिव एरर है, जैसा कि वर्नियर कैलिपर में भी होता था। और मेन स्केल के 0 से अगर पहले ही रुक जा रहा है तो यह ऑलरेडी खोलने की दिशा में ऑलरेडी मेजर कर रहा है, तो यह पॉजिटिव एरर है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप इसको कंप्लीटली स्पिंडल और एनविल को क्लोज करके देखिए। तो ये तो 0 आया, इसको कवर करके अंदर चला गया। अच्छा, मतलब कि ये तो मेन स्केल के 0 के बियॉन्ड जा रहा है, उसको कवर करके और अंदर चला जा रहा है। मतलब जो खोलने की दिशा, जो कि मेजरमेंट की दिशा है, उसमें जब तक मैं उसको 0 तक लाऊंगा वो तो मेजर वो कर ही नहीं रहा है। हर बार इतना सा कम मेजरमेंट करेगा। कितना सा कम मेजरमेंट करेगा? कितना सा कम मेजरमेंट करेगा? तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब ये 0 पर आया, 0 पर आया, इसके बाद आपने कितना डिवीजन उसको उधर किया, कैसे पता कीजिएगा? तो इसके लिए है कि देखिए, ये हमारा 0 है, इसके बाद हमने, मतलब ये थोड़ा सा ये, हाँ, इसके बाद हमने इतना सा टाइट किया, इतना सा टाइट किया कि ये यहां तक चला गया। ठीक है, तो 0 कितना सा आगे चला गया होगा? कितना तक आपको दिख रहा है कि पीछे चला गया, उस साइड चला गया? देखिए, फिर से देखिए आप जरा सा कि ये 0 है, जब मैंने उसको टाइट किया, फुल्ली जब टाइट हुआ तो यह 10, 11, 12, 13th डिवीजन को कॉन्साइड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और टाइट कर सकता
तो यह 0 पर आ जाता। लेकिन मेजरमेंट का दिशा मैंने आपको बताया कि खोलने का दिशा होता है। तो इसको जब आप 13 पर हैं, जब आप खोलने जाइएगा तो यह आपका 13 से 12 नहीं होगा, उसके लिए तो आपको कसना पड़ेगा, आप कस नहीं पाइएगा। इसको जब आप खोलिएगा तो यह 13 से बर करके जब ये 0 पर आएगा यहां पर, तब जाकर के आपका मेजरमेंट का वैल्यू शुरू होगा। आपने कितना डिवीजन खोला, कितना वो अंदर चला गया है, या कितना डिवीजन अंदर चला गया है, इस 0 और इस 13 को आने में देखिए आप उल्टा जा रहे हैं। कितना डिवीजन आप पीछे गए होंगे? 37 डिवीजन आप पीछे गए होंगे। समझ में आ रहा? तो मेन स्केल डिवीजन, हाँ, तो 0 एरर जो है, अगर आपका नेगेटिव 0 एरर है तो यहां पर भी जैसा कि वर्नियर स्केल में होता था कि अगर कोइंसाइडिंग डिवीजन 6 है और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन 10 है, तो नेगेटिव 0 एरर में, यह नेगेटिव 0 एरर का केस है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन बियॉन्ड चला गया। ठीक है, और खोलने की दिशा को मेजरमेंट की दिशा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर वहां पर दिख रहा है मुझे 13, अब हम लोग जो खोलेंगे तो वह बढ़ता हुआ जाएगा। अगर टाइट करेंगे तो वह आपका, जैसा मैंने आपको दिखाया, तो इसका मतलब अगर 13th डिवीजन नेगेटिव एरर में कोइंसाइड कर रहा है तो मुझे क्या लेना है? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव टोटल डिवीजन माइनस जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन। समझ में आ रहा है? जैसा वर्नियर स्केल में होता था टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन माइनस द नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग, जैसा वहां पर होता था नेगेटिव एरर के केस में, यहां भी नेगेटिव एरर के केस में इसी प्रकार से होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग कंसर्न्ड हैं कि 0 से कितना पीछे चला गया, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना पीछे चला गया। दिख तो मुझे रहा है 13, लेकिन यह 13 कसने की दिशा में आया है। यह 13 आने के लिए 37 डिवीजन आप पीछे गए होंगे। आप करके एक बार देख सकते हैं, लिंक शायद आपको दिख रहा होगा, या मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग केस नहीं होता है कि फाइनल डिवीजन क्या है, तो याद भी रख सकते हैं। नेगेटिव 0 एरर के केस में आपको टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिफरेंस लेना ही होगा। विजुलाइज करने के लिए आप जो मैंने बताया उसको फिर से आप देख सकते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, जरा सा देख लेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट को लीजिए और फिट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेयर में हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप रैचेट से इसको आप फिट करेंगे। तो मेन स्केल डिवीजन पर कौन सा डिवीजन जो है वो आपको क्लियरली दिख रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, जरा खोल के देख लूं मैं। हाँ, एक ही डिवीजन है, मतलब कि 9 डिवीजन फुल्ली दिख रहा है। और सर्कुलर स्केल डिवीजन का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करके रखा हुआ है? 15 16 17 डिवीजन। 15 डिवीजन मेन स्केल रीडिंग पर, मेन स्केल रीडिंग 0.5 mm, और 17 डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कि 0.01 mm है। बड़ा करके आप लिख लीजिएगा, 0.01 mm है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा?
15 डिवीजन नहीं है, 9 डिवीजन है, 9 डिवीजन है। इमेज में देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। ये 0 है और टोटल 10 डिवीजन है, जिसमें कि 5 तक आता। जरा सा मैंने कसा तो ये तो 10th डिवीजन है, इसको कसा तो 9 अभी मुझे दिख ही रहा है ना, बोलने में। ठीक है, तो 9 डिवीजन, तो ये कितना हो गया, 4.5 प्लस 0.17 माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, और 37 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 0.37 प्लस 0.17 0.54, 0.54 प्लस 4.5, तो यह हो जाएगा 5.04। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो निगेटिव जीरो एरर है उतना आपका मेजरमेंट कम शो कर रहा है। 0.37 कम शो कर रहा है, तो वह ऐड होकर के आपका 5 mm के भी पार चला गया। इमेज में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव जीरो एरर का केस हो गया। अब पॉजिटिव जीरो एरर लेंगे। जानबूझ करके मैं इस बार पॉजिटिव एरर भी वैसा ही लूंगा। एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 के IIT क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एरर को, जीरो एरर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको मैंने टच कर दिया तो जीरो जो है वह फुल्ली कवर नहीं हो सका, और खोलने की दिशा मेजरमेंट की दिशा होती है। ठीक है, तो मतलब कि जो भी मैं मेजरमेंट करूंगा उसमें इतना सा डिस्टेंस तो ज्यादा ही मुझे मिल जाएगा। कितना सा डिस्टेंस होगा सर? तो देखिए ये कौन सा डिवीजन है, 35, 36, 37th डिवीजन। जानबूझ करके मैंने ऐसा किया है कि दोनों में सेम आ जाए आपका। ठीक है, तो मेजरमेंट 3 विथ जीरो एरर, और यह पार्ट मैंने जानबूझ करके सेम लिया है कि समय मुझे कम लगे। अच्छा, लेकिन यह भी अलग हो चुका है, वो जीरो एरर के कारण यह भी अलग हो चुका है। तो मैन स्केल रीडिंग में मुझे क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, और सर्कुलर स्केल डिवीजन पर 41th लाइन 41st लाइन कॉन्साइड कर रहा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, हाँ फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को फिट किया तो ये 5 तो क्लियरली दिख रहा है मुझे मेन स्केल डिवीजन, उसके बाद का मुझे डिवीजन दिख नहीं रहा है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन देखेंगे 41st लाइन कॉन्साइड कर रहा है, और जीरो एरर हमने पहले ही इस बार देख लिया है कि पॉजिटिव जीरो एरर है, और 37th लाइन कॉन्साइड कर रहा है। तो सिंपली आप लिखेंगे मैन स्केल रीडिंग आपका 5th लाइन था, है ना, तो 5th लाइन हो गया इंटू 5th लाइन नहीं है, मतलब कि 10th डिवीजन है या फिर 5 mm है, तो 5 mm लिख लिया मैंने। ऑब्जेक्ट बदला नहीं है तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन 41st आया था, है ना, आप इमेज में रिवाइंड करके देख लीजिए। तो 41st इंटू 0.01, और जो जीरो एरर है पॉजिटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर, और लाइन जो कॉन्साइड कर रहा है 37th कर रहा है, तो 0.37 mm। ऑब्जेक्ट मैंने चेंज किया नहीं है, आंसर सेम आना ही है।
04 mm। सेम आ गया, आना ही चाहिए। जीरो एरर होने से ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट चेंज नहीं हो जाएगा। तो इन एग्जांपल्स को आप कीजिए और इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सर स्क्रू गेज यहाँ पर ख़त्म होता है। बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको। सॉफ्टवेयर के साथ में इतने स्पष्टता से मुझे नहीं बताया गया, मैंने बहुत ही गलती कर करके सीखा है, ठीक है। लेकिन आईआईटी के सारे क्वेश्चंस मैंने एडवांस का भी किया है, तो आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे पीवाईक्यू में, आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स रिलेटेड मैथमेटिक्स, जो कि आपके एच.सी. वर्मा बुक में मेंशन्ड है और आपके एनसीईआरटी के अपेंडिक्स में मेंशन्ड है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, और क्वेश्चंस करते रहिए, थियरी को अच्छे से समझिए और क्वेश्चन भी लगाते रहिए। हम लोग सेपरेटली आईआईटी मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट में करेंगे, और आईआईटी एडवांस का भी प्लेलिस्ट हम लोग सेपरेटली करेंगे। चलिए।